अरे तिजोरी खाली है। घर में चोरी हो गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चोरी करने की? मैं तुझे जेल में डलवा दूंगी। सच सच बता, चोरी का माल कहाँ रखा है? साहब, मैं नहीं जानता। माननीय न्यायालय, इसी लड़के ने मेरे घर में चोरी की है। इसने मेरी तिजोरी से पूरे 10 करोड़ रुपए चुरा लिए हैं। सुबह के लगभग 5:30 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सड़कें आधी खाली थीं और हवा में हल्की ठंडक थी। रेलवे लाइन के पास बने छोटे से झुग्गी इलाके में धीरे धीरे हलचल शुरू हो रही थी। उसी झुग्गी में रहता था आरव। उम्र करीब 16 साल, दुबला पतला शरीर, चेहरे पर हमेशा थकान की हल्की रेखा, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। आरव रोज की तरह आज भी जल्दी उठ गया था। उसने एक पुरानी बोरी कंधे पर डाली, हाथ में लोहे की टेढ़ी छड़ी उठाई और बाहर निकल आया। झुग्गी के दरवाजे से निकलते समय उसने अंदर देखा। उसके पिता चारपाई पर लेटे खांस रहे थे। दवाई रख दी है बाबा, मैं दोपहर तक आ जाऊंगा, उसने धीरे से कहा। पिता ने हल्का सा सिर हिलाया। आरव का काम था कूड़ा बीनना। शहर की गलियों, बाजारों और बड़े घरों के बाहर से वह प्लास्टिक, लोहे और कबाड़ इकट्ठा करता था। वही बेचकर घर चलता था। उस दिन वह शहर के सबसे पॉश इलाके की तरफ गया। वहां बड़े बड़े बंगले थे, ऊंची दीवारें और चमकते गेट। इन बंगलों के बाहर अक्सर अच्छा कबाड़ मिल जाता था। आरव एक बड़े से सफेद बंगले के पास पहुंचा। गेट के पास कूड़े का बड़ा ड्रम रखा था। उसने बोरी नीचे रखी और कूड़ा छांटने लगा। उसी समय बंगले के अंदर से तेज आवाज आई, अरे कोई देखो, लॉकर खाली है। कुछ ही सेकंड में बंगले के अंदर अफरा तफरी मच गई। नौकर इधर उधर दौड़ने लगे। थोड़ी देर बाद गेट खुला और एक अमीर महिला गुस्से में बाहर आई। वह थीं वंदना मल्होत्रा, शहर की जानी मानी बिजनेस वुमन। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने चारों तरफ देखा और उनकी नजर सीधे आरव पर जाकर रुकी। वह तुरंत चिल्लाईं, यही है, यही लड़का रोज यहां घूमता रहता है। आरव चौंक गया। मैडम, उसने घबरा कर कहा, मेरे लॉकर से लाखों रुपए गायब हैं। वंदना ने उंगली उसकी तरफ उठाते हुए कहा, और घर के बाहर सिर्फ यही था। आरव ने जल्दी से सिर हिलाया, नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस कूड़ा। चुप, महिला ने तेज आवाज में कहा। तभी 2 नौकर भी आ गए। मैडम, पुलिस को बुला दिया है। कुछ ही मिनटों में पुलिस की जीप आकर रुक गई। इंस्पेक्टर बाहर उतरा और सख्त आवाज में बोला, क्या मामला है? वंदना ने बिना देर किए कहा, मेरे घर में चोरी हुई है और मुझे पूरा शक इसी लड़के पर है। पुलिस वाले ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। फटी शर्ट, गंदी बोरी, हाथ में लोहे की छड़ी। इंस्पेक्टर ने पूछा, नाम क्या है? आरव। घर कहां है? रेलवे लाइन के पास। इंस्पेक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, और चोरी कहां छुपाई है? आरव की आंखें फैल गईं। साहब, मैंने सच में कुछ नहीं लिया, मैं तो बाहर। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक सिपाही ने उसका हाथ पकड़ लिया। चल, थाने में बताएगा सब। आरव ने आखिरी बार बंगले की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब उसके खिलाफ कैसे हो गया। भीड़ में खड़े कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, ऐसे ही होते हैं, मौका मिले तो हाथ साफ कर देते हैं। आरव चुप था। जीप चल पड़ी और उसे पहली बार महसूस हुआ कि कभी कभी सिर्फ गरीब होना भी शक बनने के लिए काफी होता है। पुलिस की जीप शहर की सड़कों से होती हुई सीधे थाने के सामने आकर रुकी। सुबह की हल्की रोशनी अब तेज धूप में बदलने लगी थी, लेकिन आरव के मन में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। सिपाही ने उसका हाथ पकड़कर नीचे उतारा। चल अंदर, उसने रूखे स्वर में कहा। थाने के अंदर पुरानी दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट था। एक कोने में टूटी कुर्सियां पड़ी थीं और सामने बड़ी मेज के पीछे इंस्पेक्टर बैठ गया। आरव को उसके सामने खड़ा कर दिया गया। इंस्पेक्टर ने फाइल खोली और बिना ऊपर देखे पूछा, नाम? आरव। उम्र? 16 साल। इंस्पेक्टर ने पहली बार सिर उठाकर उसे देखा। और चोरी? आरव घबरा गया। साहब, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैं तो बस कूड़ा बीन रहा था। इंस्पेक्टर ने मेज पर हाथ मारा। देख लड़के, सीधे बता दे, पैसे कहां छुपाए हैं? साहब, मैंने पैसे देखे भी नहीं। एक सिपाही हंस पड़ा। साहब, ऐसे ही बोलते हैं सब, पहले चोरी करो फिर मासूम बन जाओ। आरव के हाथ से बोरी ले ली गई। उसमें से प्लास्टिक की बोतलें, टिन के डिब्बे
और कुछ टूटी चीजें बाहर निकालकर फर्श पर फेंक दी गईं। इंस्पेक्टर ने पूछा, लॉकर कहाँ है घर में? मुझे नहीं पता साहब, मैं अंदर गया ही नहीं। झूठ बोल रहा है, सिपाही बोला। पूछताछ बार बार उसी जगह लौट आती। घर के अंदर गया था? नहीं। किसके साथ गया था? किसी के साथ नहीं। पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। धीरे धीरे शाम हो गई। थाने के बाहर अंधेरा फैलने लगा। आरव पूरे दिन से खड़ा था। उसे भूख लग रही थी, लेकिन किसी ने उससे पूछा तक नहीं। आखिर इंस्पेक्टर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, लगता है यह सीधे नहीं बोलेगा। फिर सिपाही से बोला, लॉकअप में डाल दो, सुबह फिर पूछेंगे। लोहे का दरवाजा खुला। आरव को अंदर धकेल दिया गया। छोटा सा कमरा, लोहे की सलाखें और एक कोने में पुरानी चटाई। दरवाजा बंद हुआ तो आवाज गूंज गई। पहली बार आरव को डर महसूस हुआ। वह धीरे से दीवार के सहारे बैठ गया। उसके दिमाग में सुबह की बातें घूम रही थीं। यही लड़का है, चोरी इसी ने की है, ऐसे ही लोग होते हैं। उसने खुद से धीरे से कहा, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद पास की सलाखों के बाहर एक बूढ़ा कैदी बोला, पहली बार आया है क्या? आरव ने हल्का सा सिर हिलाया। हां। बूढ़े ने पूछा, क्या हुआ? मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा है। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बेटा, यहां सच बोलना काफी नहीं होता, उसे साबित भी करना पड़ता है। आरव ने सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगा, लेकिन उसी समय उसे एक बात याद आई। कुछ महीने पहले कूड़े के ढेर से उसे एक पुरानी किताब मिली थी। उस किताब में लिखा था, कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर होता है। आरव ने धीरे से आंखें बंद कर लीं और मन ही मन सोचा, अगर यह सच है तो मुझे भी अपनी बात कहने का हक है। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसे सच में अपने लिए लड़ना पड़ेगा। अगली सुबह आरव को जल्दी जगा दिया गया। सिपाही ने सलाखें खोलते हुए कहा, चलो, अदालत ले जाना है। आरव ने रात भर ठीक से नींद नहीं ली थी। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब घबराहट के साथ एक अजीब सा संकल्प भी था। उसे पुलिस वैन में बैठाया गया। कुछ देर बाद गाड़ी जिला अदालत के बाहर आकर रुकी। अदालत के बाहर हमेशा की तरह भीड़ थी। कोई जमीन के झगड़े के लिए आया था, कोई कर्ज के मामले में। कुछ लोग सिर्फ देखने आए थे कि आज कौन सा फैसला होगा। जब पुलिस आरव को अंदर ले जा रही थी तो कई लोग उसे देखने लगे। पीछे से किसी ने धीमे स्वर में कहा, यही है वो लड़का, अमीर घर में चोरी की है। दूसरी आवाज आई, लगता तो सीधा है, पर कौन जाने। आरव ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अदालत की सीढ़ियां चढ़ता रहा। कोर्ट रूम के अंदर पुरानी लकड़ी की बेंचें लगी थीं। सामने ऊंची कुर्सी पर जज बैठने वाले थे। कुछ देर बाद आवाज गूंजी, सब खड़े हों। जज साहब अंदर आए और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मामलों की सुनवाई शुरू हुई। थोड़ी देर बाद कोर्ट क्लर्क ने ऊंची आवाज में पुकारा, राज्य बनाम आरव। आरव को आगे खड़ा किया गया। सरकारी वकील खड़ा हुआ और बोला, माननीय न्यायालय, आरोपी को घटना के समय घटनास्थल के बाहर पाया गया। घर की मालकिन ने भी इस पर संदेह व्यक्त किया है। जज ने शांत स्वर में पूछा, आरोपी का वकील कौन है? आरव चुप रहा। जज ने दोबारा पूछा, क्या तुम्हारे पास वकील है? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं साहब। जज ने कहा, अगर तुम चाहो तो अदालत तुम्हें मुफ्त में वकील उपलब्ध करा सकती है। आरव कुछ पल सोचता रहा। उसे फिर वही किताब याद आई, वही लाइन, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। उसने हिम्मत करके सिर उठाया। माननीय जज साहब, क्या मैं अपनी बात खुद कह सकता हूं? अदालत में हल्की फुसफुसाहट फैल गई। एक 16 साल का कूड़ा बीनने वाला लड़का खुद अपना केस लड़ना चाहता था। जज ने उसे ध्यान से देखा। तुम्हें कानून की जानकारी है? आरव ने ईमानदारी से जवाब दिया, पूरी नहीं, लेकिन मैं सच जानता हूं। कुछ सेकंड के लिए अदालत में सन्नाटा रहा। फिर जज बोले, ठीक है, तुम अपनी बात रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, अदालत में हर शब्द की जिम्मेदारी होती है। अब सरकारी वकील ने पहला गवाह बुलाया, वंदना मल्होत्रा। वह आत्मविश्वास से आगे आईं और बोलीं, मेरे घर के लॉकर से लाखों रुपए गायब हो गए, और उस समय घर के बाहर सिर्फ यही लड़का था। ये कई दिनों से हमारे बंगले के आसपास घूम रहा था। उन्होंने उंगली उठाकर आरव की तरफ इशारा किया।
अदालत में बैठे कई लोग सिर हिलाने लगे। जज ने आरव से पूछा, तुम कुछ कहना चाहते हो? आरव ने गहरी सांस ली। हां, माननीय न्यायालय, मैं उस घर के बाहर था क्योंकि मैं वहां कूड़ा बीनता हूं, लेकिन मैं घर के अंदर नहीं गया। सरकारी वकील तुरंत बोला, तो फिर पैसे कहां गए? आरव ने सीधे जवाब दिया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर चोरी हुई है तो किसी ने घर के अंदर जाकर की होगी। फिर उसने एक सवाल पूछा, क्या उस घर के बाहर कैमरे लगे हैं? सरकारी वकील थोड़ा रुका। हां, लगे हैं, आरव ने कहा। तो फिर उनकी फुटेज अदालत में क्यों नहीं दिखाई गई? अदालत में हल्की हलचल हुई। जज ने तुरंत पुलिस अधिकारी की तरफ देखा। क्या सीसीटीवी फुटेज जांच में शामिल की गई है? अधिकारी थोड़ा असहज हो गया। जांच अभी जारी है, जज ने सख्त आवाज में कहा। अगली सुनवाई पर सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश की जाए। हथौड़ी की आवाज गूंजी। सुनवाई स्थगित की जाती है। आरव को वापस ले जाया जाने लगा, लेकिन आज पहली बार मामला थोड़ा बदल चुका था। अब अदालत में सवाल सिर्फ उस पर नहीं थे। अगली सुनवाई का दिन आ गया। आज अदालत के बाहर सामान्य से ज्यादा भीड़ थी। शहर में यह खबर फैल चुकी थी कि एक कूड़ा बीनने वाला लड़का खुद अपना केस लड़ रहा है। कुछ लोग जिज्ञासा में आए थे, कुछ तमाशा देखने। आरव को फिर पुलिस वैन से अदालत लाया गया। इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे। उसे पता था कि आज सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाएगी। कोर्ट रूम में जज के आते ही सुनवाई शुरू हुई। सरकारी वकील खड़ा हुआ और बोला, माननीय न्यायालय, आज हम घटना के दिन की सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत कर रहे हैं। कमरे की लाइट थोड़ी कम की गई और स्क्रीन पर वीडियो चलाया गया। सभी की नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। वीडियो में सुबह का समय दिखाई दे रहा था। बंगले का गेट, सामने की सड़क और कूड़े का ड्रम साफ दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड बाद वीडियो में आरव दिखाई दिया। वह बोरी लेकर कूड़े के पास झुका हुआ था। सरकारी वकील तुरंत बोला, देखिए माननीय न्यायालय, आरोपी घटनास्थल पर मौजूद था। अदालत में कुछ लोग फिर फुसफुसाने लगे, लेकिन आरव शांत खड़ा रहा। उसने जज से कहा, माननीय न्यायालय, वीडियो थोड़ा आगे चलाया जाए। वीडियो आगे बढ़ाया गया। कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर एक और आदमी दिखाई दिया, सफेद शर्ट पहने हुए, सिर पर टोपी। वह जल्दी जल्दी गेट के पास आया, चारों तरफ देखा और फिर अंदर चला गया। करीब 15 मिनट बाद वही आदमी बाहर निकलता दिखा। इस बार उसकी चाल पहले से तेज थी। आरव ने तुरंत स्क्रीन की तरफ इशारा किया, माननीय न्यायालय, यह कौन है? अदालत में हलचल मच गई। वंदना मल्होत्रा ने स्क्रीन की तरफ देखा और बोली, यह शायद हमारा माली है, रमेश। जज ने पूछा, क्या यह उस दिन काम पर आया था? जी, शायद, आरव ने शांत आवाज में कहा। माननीय न्यायालय, अगर सिर्फ शक के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया तो इस आदमी से पूछताछ क्यों नहीं हुई? सरकारी वकील थोड़ा असहज हो गया। प्रारंभिक पूछताछ हुई थी, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला। आरव ने फिर पूछा, क्या उसके घर की तलाशी ली गई? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर पुलिस अधिकारी बोला, नहीं। अब अदालत में सन्नाटा था। आरव ने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, अगर गरीब होने से शक मुझ पर आ सकता है तो वीडियो में घर के अंदर जाने वाले इस आदमी पर वही शक क्यों नहीं हुआ? जज कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने सख्त स्वर में कहा, माली रमेश को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश किया जाए और जांच की पूरी रिपोर्ट भी दी जाए। हथौड़ी की आवाज गूंजी। सुनवाई अगली तारीख तक स्थगित की जाती है। आरव को बाहर ले जाया जा रहा था, लेकिन इस बार स्थिति बदल चुकी थी। अब अदालत में सवाल उसके ऊपर नहीं बल्कि जांच पर उठने लगे थे। बाहर खड़े उसके पिता ने घबराकर पूछा, बेटा क्या हुआ अंदर? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब सच सामने आने लगेगा। उसी समय भीड़ में खड़ा एक आदमी चुपचाप उसे देख रहा था। सफेद शर्ट, सिर पर टोपी, वही चेहरा जो अभी अभी स्क्रीन पर दिखाई दिया था। आरव ने भी उसे देख लिया और उसी पल उसे महसूस हुआ, अब कहानी सच में बदलने वाली है। अगली सुनवाई का दिन आया तो अदालत के बाहर पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। अब यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका था। आज माली की गवाही होगी। भीड़ में कोई कह रहा था, आज असली सच पता चलेगा। दूसरी आवाज आई। आरव को फिर अदालत में लाया गया।
इस बार वह पहले से शांत था। उसकी आंखों में डर कम और भरोसा ज्यादा था। कुछ देर बाद कोर्ट क्लर्क ने आवाज लगाई, गवाह रमेश को पेश किया जाए। भीड़ के बीच से वही आदमी आगे आया, सफेद शर्ट, सिर पर टोपी, वही चेहरा जिसे आरव ने सीसीटीवी फुटेज में देखा था। रमेश गवाही के लिए खड़ा हुआ। सरकारी वकील ने पूछना शुरू किया, तुम इस घर में क्या काम करते हो? मैं वहां माली का काम करता हूं, रमेश ने कहा। घटना वाले दिन तुम कब आए थे? सुबह करीब 8:30 बजे। और कितनी देर अंदर रहे? बस 5 मिनट। अब जज ने आरव की ओर देखा। क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने सीधे रमेश की तरफ देखा और शांत आवाज में पूछा, आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ 5 मिनट अंदर रहे थे? हां, रमेश ने जल्दी से कहा। आरव ने अदालत की ओर मुड़कर कहा, माननीय न्यायालय, सीसीटीवी फुटेज में यह व्यक्ति लगभग 15 मिनट अंदर दिखाई दे रहा है। अदालत में हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। रमेश थोड़ा घबरा गया। आरव ने दूसरा सवाल पूछा, क्या यह सच है कि पिछले महीने आपकी तनख्वाह को लेकर घर में झगड़ा हुआ था? सरकारी वकील तुरंत खड़ा हुआ। आपत्ति, यह सवाल मामले से जुड़ा नहीं है। आरव ने जज की तरफ देखा। माननीय न्यायालय, अगर किसी को घर के अंदर के पैसों की जानकारी थी तो वह वही व्यक्ति हो सकता है जो वहां काम करता था। जज ने कहा, गवाह जवाब दे। रमेश ने धीमी आवाज में कहा, हां, तनख्वाह को लेकर बात हुई थी। अब आरव ने तीसरा सवाल पूछा, क्या उस दिन आप लॉकर वाले कमरे में गए थे? रमेश चुप हो गया। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने सख्त आवाज में कहा, जवाब दीजिए। रमेश के माथे पर पसीना आ गया। मैं बस सफाई करने गया था, आरव ने तुरंत कहा। माननीय न्यायालय, जांच रिपोर्ट के अनुसार लॉकर पर कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी, उसे पासवर्ड से खोला गया था। फिर उसने सीधे रमेश से पूछा, क्या आपको लॉकर का पासवर्ड पता था? रमेश ने तुरंत कहा, नहीं। आरव कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने एक और सवाल पूछा, क्या आपने चोरी से एक रात पहले अपने भाई से कई बार फोन पर बात की थी? सरकारी वकील ने तुरंत पुलिस अधिकारी की ओर देखा। जांच अधिकारी खड़ा हुआ और बोला, जी, कॉल रिकॉर्ड में यह बात सामने आई है। अब अदालत में हलचल तेज हो गई। रमेश का चेहरा पीला पड़ चुका था। जज ने सख्त स्वर में कहा, सच बोलिए। कुछ सेकंड तक रमेश चुप रहा। फिर उसकी आवाज कांपने लगी, मैंने पैसे नहीं लिए। अदालत में सन्नाटा था। फिर वह अचानक बोल पड़ा, मेरे भाई ने लिए। मैंने सिर्फ उसे बताया था कि घर में पैसे हैं। यह सुनते ही पूरे कोर्ट रूम में हलचल मच गई। वंदना मल्होत्रा भी हैरान रह गईं। जज ने तुरंत आदेश दिया, रमेश और उसके भाई के खिलाफ विस्तृत जांच की जाए। अगली सुनवाई तक आरोपी आरव को न्यायिक हिरासत से मुक्त किया जाता है। हथौड़ी की आवाज गूंज उठी। आरव कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसे पहली बार लगा कि सच धीरे धीरे सामने आ रहा है, लेकिन असली फैसला अभी बाकी था। अंतिम सुनवाई का दिन आ गया। आज अदालत के बाहर पहले से कहीं ज्यादा भीड़ थी। लोग सुबह से ही जमा होने लगे थे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इस मामले का फैसला क्या होगा। आरव भी अदालत पहुंचा। इस बार उसके हाथों में हथकड़ी नहीं थी। वह धीरे धीरे कोर्ट रूम में जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद जज साहब अंदर आए और सुनवाई शुरू हुई। जांच पूरी हो चुकी थी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की। जांच अधिकारी खड़ा हुआ और बोला, माननीय न्यायालय, जांच के दौरान रमेश के भाई के घर से चोरी हुए पैसों का बड़ा हिस्सा बरामद किया गया है। कॉल रिकॉर्ड से भी यह साबित हुआ है कि चोरी से पहले रमेश और उसके भाई के बीच कई लंबी बातचीत हुई थी। लॉकर को पासवर्ड से खोला गया था और पासवर्ड की जानकारी रमेश को थी। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने कुछ देर फाइल देखी, फिर शांत आवाज में फैसला सुनाया। अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और बरामदगी के आधार पर यह स्पष्ट है कि आरोपी आरव के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं होते। आरव ने धीरे से सिर उठाया। जज आगे बोले, आरव को तत्काल प्रभाव से सभी आरोपों से बरी किया जाता है। कोर्ट रूम में हलचल फैल गई, लेकिन जज की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने आगे कहा, इस मामले में यह भी स्पष्ट हुआ है कि जांच की शुरुआती दिशा में जल्दबाजी और पूर्वाग्रह का प्रभाव था।
किसी व्यक्ति की गरीबी या सामाजिक स्थिति उसके खिलाफ सबूत नहीं हो सकती। ये सुनकर कई लोग चुप हो गए। जज ने आरव की तरफ देखा। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, माननीय न्यायालय, अगर मैं पढ़ना नहीं जानता तो शायद अपनी बात कह भी नहीं पाता। पूरा कोर्ट रूम शांत हो गया। आरव ने आगे कहा, मैंने कानून पूरी तरह नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना समझ गया हूं कि गरीब होना अपराध नहीं है, और अगर हम चुप रहें तो गलत बातें सच बन जाती हैं। जज ने हल्के से सिर हिलाया। सुनवाई खत्म हो गई। आरव अदालत से बाहर निकला तो वहीं लोग खड़े थे जिन्होंने पहले दिन उसे शक की नजर से देखा था, लेकिन आज कोई कुछ नहीं बोल रहा था। भीड़ में से एक आदमी आगे आया। वह वही दूध वाला था जिसके पास से आरव रोज गुजरता था। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, उधार अभी भी बाकी है, लेकिन आज चिंता मत कर। आरव भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुछ दूरी पर वंदना मल्होत्रा खड़ी थीं। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आरव ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपने पिता के पास गया। पिता की आंखों में आंसू थे। तू जीत गया बेटा, उन्होंने धीमे से कहा। आरव ने सिर हिलाया। नहीं बाबा, सच जीता है। कुछ दिन बाद एक स्थानीय वकील आरव से मिलने आया। उसने कहा, अगर तुम पढ़ना चाहो तो मैं मदद कर सकता हूं। तुम्हारे अंदर सवाल पूछने की हिम्मत है, और यही एक अच्छे वकील की पहली पहचान होती है। उस रात आरव फिर उसी झुग्गी में बैठा था। उसने कूड़े से मिली पुरानी किताब खोली, भारतीय संविधान। लेकिन इस बार वह सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वह सीख रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, बराबरी सिर्फ किताबों में नहीं मिलती। कभी कभी उसे सच और हिम्मत के साथ खड़े होकर हासिल करना पड़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।